शादी से एक रात पहले मेरे शौहर ने मुझे होटल में बुलाया और होटल के कमरे की कुंडी लगा ली। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा क्योंकि उसने मुझे कॉल करके कहा था कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे तुमसे बात करनी है, बेहद जरूरी है। और मैं भागी चली आई, मगर जब उसने कमरे की कुंडी लगाई तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, शाहजेब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है सब? मेरे लहजे में कपकपाहट सी थी और वो मीसनी हंसी हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी अक्कड़ है ना तुम में, और तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझते हो। आज मैं तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा और तुम्हारे गुरूर और अना को मिट्टी में मिला दूंगा, क्योंकि गुरूर और अना सिर्फ मर्द पर जचती है। अगर औरत मर्द की बराबरी पर आ जाए तो फिर मर्द को ही उसे लगाम देनी पड़ती है। इसलिए शादी से पहले ही मैं तुम्हें लगाम देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो एकदम से मुझ पर झपट पड़ा, मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं इस अचानक उफ्ताद पर बिल्कुल ही गंग रह गई, क्योंकि मुझे शाहजेब से इस कदर बेइतनाई की उम्मीद ना थी। मैं उसकी होने वाली बीवी थी। कल तो उसने वैसे ही मुझसे सारे हक वसूल कर लेने थे, फिर शादी से एक रात पहले मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? मेरी चीखें होटल के कमरे में दम तोड़ गईं, क्योंकि उसका जुनून मुझ पर हावी हो चुका था और मैं बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। रो रो कर मेरी आंखें बिल्कुल सूज चुकी थीं। मैंने जर्द रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो कि मेरे मेहंदी का था। जर्द लहंगे के साथ ही मेरा चेहरा भी बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। यूं लगता था जैसे मेरी नसों में खून की गर्दिश थम चुकी है और मेरा सांस बिल्कुल अटक अटक कर आ रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपनी इज्जत, अपनी अना, अपना गुरूर एक शख्स के जुनून को सौंप आई थी। वो शख्स जो मेरा होने वाला शौहर था, मेरी इज्जत का मुहाफिज था। उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया था कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। मेरी अना और मेरे गुरूर को तोड़ने का ये हरबा मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मेरी इज्जत नफ्स पाश पाश हो चुकी थी। कमरे में मेरी अम्मी दाखिल हुई। वो काफी प्यारी लग रही थी, क्योंकि अपनी मेहंदी का जोड़ा मैंने ही उन्हें अपनी पसंद से दिलवाया था। मैं अपनी शादी के हवाले से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे अंदर भी वैसे ही अरमान और जज्बात थे जो हर लड़की के दिल में होते हैं, मगर मेरे अरमानों पर एकदम से उसके जुनून की कालक मल चुकी थी। जिंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि शायद कोई भी यकीन ना करता, और अगर यकीन कर भी लेता तो क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि शादी तो मेरी शाहजेब से ही होनी थी, क्योंकि मैं उसकी मनकूहा भी थी। हमारा निकाह 5 साल पहले हो चुका था, जब मेरे अब्बू की वफात हुई थी। शाहजेब मेरा चचा जात था। मेरे अब्बू के पास सिर्फ 5 बेटियां ही थी। हम 5 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे बाप ने कभी भी हमें भाई की कमी महसूस नहीं होने दी थी, मगर जब मेरा बाप अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाकर उनसे एक वादा लिया था। शाहजेब भी उस वक्त कमरे में मौजूद था और मैं भी सोगवार सी हालत में बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने बाबा से बेहद मोहब्बत थी। मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। बाबा ने अपने भाई सलाहुद्दीन के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। कहा कि सलाहुद्दीन, शाहजेब को मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। तुम उन्हें कभी भी अकेला ना होने देना और उनको ये एहसास ना होने देना कि उनके घर में कोई मर्द नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। अंकल सलाहुद्दीन भी काफी ज्यादा जज्बाती हो गए, क्योंकि उन्हें मेरे वालिद से बेपनाह मोहब्बत थी। हमें भी वो बेटियों की तरह ही चाहते थे। कहने लगे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अय्यूब? भला पहले कभी मैंने तुम्हारी बेटियों को पराया समझा है? मैं अपने बेटे शाहजेब के लिए इरम का हाथ मांगता हूँ और उसे अपनी सरपरस्ती में लेता हूँ। मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी बाकी बेटियां भी हमारी सरपरस्ती में रहेंगी। मेरे बाबा अंकल सलाहुद्दीन की बात सुनकर एकदम खुश हो गए, जैसे उनके सीने से मनो बोझ उतर चुका हो, और मैं एकदम से हवन्नकों की तरह सबको देख रही थी।
क्योंकि मैंने कभी शाहजेब को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। मगर बड़ों का फैसला सादिर हो चुका था और मेरे अब्बू के पास ज्यादा मोहलत नहीं थी, इसलिए वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का पल्लू शाहजेब से बांधना चाहते थे। 2-3 घंटे के अंदर अंदर निकाह ख्वाह का इंतजाम किया गया। अस्पताल के कमरे में ही शाहजेब की मैं मनकूहा बन गई। मैं बाबा जानी के सामने एतराज करने की जुर्रत भी नहीं रख सकती थी। वैसे भी चाहे मैंने शाहजेब के बारे में ऐसा वैसा कभी कुछ सोचा नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा हम सफर बन सकता था। वैसे भी ये बाबा जान की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी इस ख्वाहिश को अपने दिल में छुपा लिया। मगर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने कभी शाहजेब पर यह वाज़ेह नहीं होने दिया कि मैं इस रिश्ते से राजी हूं। बल्कि वो जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता या मेरे करीब होने की कोशिश करता तो मैं उसे सख्ती के साथ झटक देती। मेरे रवैये की सख्ती देखते हुए वो एकदम बिदक कर पीछे हटता था। बाबा जान तो मेरा निकाह करवाने के बाद इस दारिफानी से कूच कर गए। मुझे इस घर की बड़ी बेटी के साथ साथ एक बेटा बनने का फर्ज भी अदा करना था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मुआशरा हमारी इज्जत और वक़ार पर कोई उंगली उठाए और ये समझे कि बाप के बगैर बेटियां आवारा हो गई हैं। इसलिए चाहे मैं शाहजेब की मनकूहा थी, उसके निकाह में थी, मगर फिर भी जब भी वो हमारे घर में आता तो मैं एक कमरे में बंद होकर रह जाती। मुझे उसका यूं आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोग बहुत बातें करते थे। मुझे जमाने की बातों से बहुत डर लगता था, क्योंकि अगर आपका अंदर शफाफ हो तो जमाने की जरा सी बात आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। यही हालत मेरी भी थी, मगर मैं ये भूल चुकी थी कि हमारे दरमियान एक जायज और पाकीज़ा रिश्ता है। वो तो मुझसे दोस्ती करना चाह रहा था, मगर मैंने उसे बार बार धुतकारा। मैं उसके साथ जरा सी भी नरमी दिखाना नहीं चाहती थी कि कहीं उसे शह ना मिल जाए, क्योंकि था तो वो एक मर्द ही ना और मैं उसकी बीवी थी। मगर मेरी रुखसती अभी उसके साथ नहीं हुई थी और मैं उसे जरा सी भी ढील देती या उससे मुस्कुरा कर बात कर लेती तो शायद वो बहक जाता। यूं रुखसती से पहले मैं उसके साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं कर सकती थी। मैं और शाहजेब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो MBA कर रहा था, मैं बॉटनी में मास्टर्स कर रही थी। मगर एक ही इदारे में पढ़ते हुए भी मैं कभी भी उससे नहीं टकराई थी। वो मेरे लिए एक ऐसी आजमाइश और एक ऐसा वबाल बन चुका था जिससे मैं कन्नी कतरा कर गुजर जाती। मैं नहीं चाहती थी कि एक जरा सी पेश कदमी वो मेरी तरफ करे और हम अपने जज्बात में बहक जाए, क्योंकि हम दोनों ही जवान और खूबसूरत थे और बकौल शाहजेब के उसे बचपन से ही मुझसे मोहब्बत थी। निकाह के बाद मैं भी अपने दिल में उसके लिए काफी हद तक जगह बना चुकी थी, मगर मेरी ये गलती बहुत बड़ी साबित हुई कि मैं मोहब्बत के इस ताल्लुक को उसके साथ बांट नहीं सकी, क्योंकि मुझे जमाने का खौफ सताता था। मैं अपने घर वालों की तरफ कोई भी उठी हुई उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर की बड़ी बहन घर की सरदार होती है, एक ऐसा परिंदा होती है जो अपने से छोटे बहन भाइयों को अपने परों में दबा लेता है। बड़ी बहन एक रोल मॉडल होती है। मैं अपने रवैये से ये बात छोटी बहनों को साबित नहीं करना चाहती थी कि मेरा किरदार गलत है, कि मैं शाहजेब के साथ खुशगप्पियां हाँकती हूं ताकि उनके दिलों में कोई चोर पैदा ना हो और वो किसी नामहरम के साथ रिश्ता ना बना ले। इसीलिए मैं अपने जज्बात को अपने दिल के तहखानों में छुपा के रखती। हमारे निकाह को 2 साल का अरसा बीत चुका था। इन 2 सालों में शाहजेब ने सर तोड़ कोशिश की कि मेरे इर्द गिर्द चढ़ा हुआ सख्त होल अपनी मोहब्बत से उतार सके, मगर मैंने उस होल में एक जरा सी भी दरार नहीं पड़ने दी और उसका नतीजा मुझे शादी से 1 रात पहले भुगतना पड़ा कि मैं अपने ही कदमों पर खड़ी नहीं हो सकी। उस रात मुझे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था, क्योंकि मेरी बेअतनाई, मेरी बेरुखी, शाहजेब उसको मेरी नफरत समझता था कि मैं उसे कोई कमतर मर्द समझती हूँ, इसलिए उसे अपने करीब नहीं आने देती। और मर्द की अना बहुत ताकतवर होती है। मर्द की अना को जुनून बनते हुए देर नहीं लगती। वही जुनून उसने मुझ पर निछावर कर दिया और मेरा ये सख्त खौल ऐसे चटखा कि उसके अंदर मेरी अपनी जात पारा पारा हो गई।
मगर मैं जानती थी कि उसके इस कदर शफाक रवैये की वजह क्या है, क्योंकि हमारी शादी के एक हफ्ता पहले एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ था जिसने मुझे शाहजेब के इस कदर अताब का निशाना बनाया था, क्योंकि मैंने उसके साथ मेरा और शाहजेब का मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो हमारे घर में हमारी शादी का शोर उठने लगा। इन 4 सालों में मैं शाहजेब के लिए अपने दिल में अच्छी खासी जगह बना चुकी थी, मगर एक बार भी मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, बल्कि वो जब भी मेरे सामने आता था मैं बेरुखी दिखाकर उससे पल्लू बचा कर चली जाती थी। एक बार भी मैंने उससे नहीं पूछा था कि उसके दिल पर मेरे रवैये की किस तरह की छाप नक्श हो चुकी है। हमारी शादी करीब थी, मेरे अंदर वो सारे जज्बात अंगड़ाइयां लेने लगे थे जो एक नौजवान लड़की के अंदर जन्म लेते हैं जब उसकी नई नई शादी होने वाली होती है, क्योंकि मैं शाहजेब से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। उसकी मोहब्बत को तो मैं जानती ही थी कि वो किस कदर मेरे पीछे ख्वार हुआ था और फिर थक हार कर चुप हो गया था, मगर मेरी मोहब्बत उसके लिए बहुत पाकीज़ा 7 पर्दों में छुपी हुई थी, जिसका इजहार मैं खुद से करने से भी डरती थी कि कहीं ये दिल बगावत पर ना उतर आए। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें थीं और मुझे उनकी इज्जत का, एहतराम का ख्याल रखना था। मैं अपनी बेवा माँ पर कोई भी ऐसी आंच नहीं आने देना चाहती थी कि जो जमाने भर में हमें बदनाम करके रखते थे। इसलिए 4 साल के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर वो दिन आने वाला था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे मेरी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि शादी की पहली रात अगर शाहजेब मुझसे नाराज हुआ तो मैं पेशकदमी कर दूंगी। यूं तो मैं एक औरत हूं और औरत अगर पहल करे तो अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने इन 4 सालों में शाहजेब को इतना ज्यादा तंग किया था कि अब मैं सारे हिसाब किताब उससे चुकता करना चाहती थी। मगर उस रात के आने से पहले ही मेरे सारे हिसाब उल्टे पड़ चुके थे, क्योंकि शादी से एक हफ्ता पहले जब मैं अपना उरूसी जोड़ा लेने के लिए अपनी माँ और बहनों के साथ बड़ी एक्साइटेड सी तैयार हो रही थी तो शाहजेब बिना दस्तक के कमरे में घुस आया। मैं अपने बालों को ब्रश कर रही थी। एकदम से मैंने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा खुमार था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। मुझे लगा शायद मेरा हुस्न देखकर वो अपने होश खोने लगा है। उसने मेरे दोनों कंधों पर अपने हाथ रखे, कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने अपनी बदगुमानी में उससे कहा कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या चाहते हो, मगर शादी से पहले ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। जहाँ 4 साल इंतजार किया है तुम 4 दिन सब्र नहीं कर सकते। मेरे लहजे में थोड़ी सी तलखी दर आई तो उसका चेहरा मारे हतक के सुर्ख पड़ गया। कहने लगा मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं मुझ पर जायज है। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? वो शायद कुछ और कहने आया था, मगर मेरे इस तल्ख रवैये की वजह से उसका रवैया भी तल्ख होने लगा और उसकी आंखों में खुमार के बजाय गुस्सा दर आने लगा और जैसे मुझे तो शह मिल गई। मुझे उसके जुमले ने इतनी ज्यादा हद तक पहुंचाई कि मारे जब्त के मैं मुट्ठियां भींच के रह गई। मगर उसने इस बात पर ही बस नहीं की, मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झंझोर डाला। कहने लगा बड़ी अकड़ है ना तुम्हारे अंदर, चाहूं तो 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, क्योंकि जब मर्द एक चीज को अपनी अना का मसला बना ले तो फिर वो हर हद पार कर लेता है। इसलिए मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी वाला मामला ना रखूं। मैंने महसूस किया है जब से हमारा निकाह हुआ है तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे यूं नजरअंदाज कर देती हो जैसे मुझे कोई अछूत की बीमारी हो। यार हम दोनों के दरमियान दोस्ती भी हो सकती है ना, मगर तुमने तो शायद मुझे दोस्ती के काबिल भी नहीं समझा और मुझे तो लगता है शायद तुम मेरी मोहब्बत और चाहत के लायक नहीं हो। ये कहकर उसने मेरे दोनों कंधों को जोर से झटका। अब मुझमें भी मजीद जब्त करना मुश्किल था, इसलिए मैंने जोर से तमाचा उसके गाल पर रसीद किया और ये मेरी ऐसी बड़ी गलती थी जिसकी सजा मुझे इतनी बड़ी मिली कि जो मेरी जिंदगी की पूरी खुशियां निकल गई।
वो बिल्कुल साकत सा अपने गाल पर हाथ रखे मुझे देख रहा था, जैसे उसे मुझसे इस कदर तलखी की उम्मीद ना हो। मैं एक झटके से उसके पहलू से गुजरकर कमरे से बाहर भाग गई। मैं जो थोड़ी देर पहले इतनी एक्साइटेड थी कि आज अपनी शादी का जोड़ा अपनी पसंद का खरीदूंगी, और न जाने कैसे कैसे ख्वाब आंखों में सजा लिए थे, शाहजेब की इन बातों ने मुझे तोड़ के रख दिया। और मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो एक मर्द की तलखी को अपने अंदर शहद की तरह घोल लेती हैं और फिर मुंह से ये कहती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। मैंने बड़ी बेदिली से अपनी शादी का जोड़ा लिया था। अम्मी और मेरी बहनें बार बार मुझसे एक्साइटमेंट में पूछ रही थी कि आप ही इस पर किस तरह की कढ़ाई होनी चाहिए, लहंगा कैसा होना चाहिए, वलीमे का ड्रेस कैसा होना चाहिए, मगर मैं हूँ हाँ में जवाब देती रही और पलट आई। मेरी सारी खुशी उड़न छू हो चुकी थी। बार बार मुझे शर्जील के रवैये की तलखी याद आने लगती, अपना वो थप्पड़ याद आने लगता। घर आते आते मैं तकरीबन रो देने वाली हो गई थी। अम्मी ने मुझसे मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सर दर्द का बहाना बनाकर टाल दिया और अपने कमरे में चली आई। मगर मुझे किसी कल चैन नहीं आ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। शाहजेब मेरा होने वाला शौहर था। एक हफ्ते बाद मैं हमेशा के लिए उसकी दुल्हन के रूप में जाने वाली थी। शायद मैंने उसे थप्पड़ मारकर गलती की थी, जिसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैंने सोचा मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। फिर सोचा कि क्या मेरी गलती है, उसने भी तो मेरे साथ बदतमीजी की थी ना। रात ये सोचते सोचते गुजर गई। बिल आखिर मैंने रात के 2 बजे उसे कॉल कर दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसे कॉल कर रही थी, मगर उसने फोन नहीं उठाया। शायद वो सो चुका होगा। मैंने दूसरी बार फिर से नंबर मिलाया। इस बार उसने उठा लिया। उसकी नींद में डूबी आवाज सुनाई थी। उसने पूछा कि कौन है। मैंने कहा वो मैं इरम बात कर रही हूं। मैंने नोट किया जैसे वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बेरुखी से बोला, इस वक्त क्यों फोन किया है? मैंने कहा वो शायद मैंने आपको थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर वो कहने लगा, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि शादी से 1 दिन पहले तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर आना पड़ेगा, और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। सोचती रही कि न जाने वो मुझे कहाँ बुला रहा है, क्यों बुला रहा है। उसकी अजीबोगरीब सी फरमाइश मुझे बेचैन कर गई थी, मगर मैं उससे इस हद तक गलत काम की उम्मीद नहीं रख सकती थी। वो मेरा शौहर था आखिर, और मुझसे प्यार भी करता था, इसलिए मैं थोड़ी सी मुतमईन हो गई। मगर मेरा ये इत्मीनान बहुत जल्द रफू चक्कर होने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करती थी। एक रोज बाद मेरी शादी थी। मैं अपने बेड पर नीम जान सी होकर बैठी थी। बुखार से मेरा जिस्म तप रहा था और बार बार मेरी आंखें भीग रही थी। उसने एक कमजोर औरत की कमजोरी का किस कदर फायदा उठाया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी मेरे कमरे में आई, पूछा कि इरम बेटा क्या बात है? मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, बस मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अम्मी ने मेरे सर पर प्यार किया, कहा कि मुझे तुम पर फख्र है। तुम जैसी बेटियां माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर देती हैं। कल खैर से तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाऊंगी तो फिर छोटियों के बारे में सोचूंगी। मेरी दुआ है कि उन्हें भी शाहजेब जैसा ही बर मिले। और मैं दिल में बुरी तरह से काम गई, क्योंकि जो कुछ शाहजेब ने मेरे साथ किया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहनें शाहजेब जैसा शौहर पाएं। रुखसती का दिन भी आ गया। मैं बिल्कुल रोबोट की तरह सब कुछ कर रही थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, न ही मेरा दिल किसी जज्बे की लपेट में था। अपने महबूब के संग रुखसत होने की ख्वाहिश बिल्कुल ही दम तोड़ गई। मैं तो शाहजेब की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। न जाने सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारूंगी, ये सोचें बार बार मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। बिलाखिर मैं उसकी दुल्हन बन के उसके कमरे में चली गई। मेरा जिस्म अब भी बुखार में तप रहा था। आंखें सुर्ख अंगारे जैसी हो रही थी। दिल में एक ऐसी आग जली थी, यूं लगता था हर चीज तहस नहस कर दूंगी।
तकरीबन 10 बजे के करीब दरवाजा आहिस्ता से खुला और वो कदम कदम चलता मेरे करीब आया। मैंने उसे महसूस करके अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो मेरे साथ आकर बैठ गया, बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया तो मुझे जैसे करंट लग गया। मैंने एकदम से अपना हाथ झटका और नफरत से उसे देखा। मैंने कहा, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, हविस परस्त। एक कमजोर औरत के जज्बात से खेलते हुए तुम लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो औरत दिल ही दिल में तुम्हें चाहने लगी थी। मगर मैं आज शर्मसार हूं कि मैंने अपने मोहब्बत जैसा कीमती जज्बा तुम्हारी जात के लिए मुख्तस किया, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक कमजोर लड़की हूं और फिर से तुम्हारे अताब का निशाना बन जाऊंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं आज तुम्हारे साथ रुखसत होकर तो आ गई हूं, मगर मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जितनी अजियत और तकलीफ तुमने मुझे दी है, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। मैंने एक अज़म से कहा था, उसकी आंखों में आंखें डालकर, जो कि मेरी ही तरह लाल सुर्ख थी, जैसे वो भी रात भर ना सोया हो। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा कि जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारे साथ क्या कर डालो। हालांकि मैं तो उस दिन कमरे में तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मगर तुमने शायद हर मर्द को एक ही कैटेगरी में रखा है कि मैं तुम्हारा कोई गलत फायदा उठाऊंगा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अगर मैंने ऐसा करना होता तो कई बार कर चुका होता, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता था इरम, पर तुमने थप्पड़ मार के मेरी गैरत को जगाया था और मैं हैवानियत पर उतर आया। मेरे जहन पर शैतान सवार हो चुका था। मैंने ये तक नहीं सोचा कि हमारे दरमियान कितना मुकद्दस रिश्ता है, और जब मैंने वो सब कुछ कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं मिला। शायद मैं वाकई तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूं। तुम इस घर में आराम सुकून से रहो, ये घर तुम्हारी मलकियत है और तुम मेरी मलकियत हो। मेरी इज्जत भी हो जो शायद मैं एक रात पहले भूल चुका था। मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं शायद तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूं। ये कहते साथ ही वो उठकर चला गया और मैं वाकई हैरान हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो आज भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करेगा और शायद सारी जिंदगी मुझे अजियत देता रहेगा। इसीलिए मैंने उसे इतनी तलखी दिखाई थी ताकि वो मुझे कमजोर ना समझे। वो उस रात मेरे करीब नहीं आया था। बालकनी में सारी रात खड़ा होकर सिगरेट पी थी उसने। शायद उसे भी इतनी ही तकलीफ थी जितनी मुझे थी, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की। मुंह बसोर कर सोती रही। सुबह जब ताईजान हमारे कमरे में आई और प्यार से मुझसे मिली तो उन्होंने कहा कि इरम, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा, नहीं, बस जरा सी थकावट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर उन्होंने तशवीश के आलम में शाहजेब को मुखातिब किया, जो वॉशरूम से गीले बालों के साथ निकला था। कहा कि कैसे शौहर हो तुम? तुम्हारी बीवी बुखार में तप रही है, तुम्हें पता ही नहीं है। उसने एक दफा चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे वो वाकई नहीं जानता था। चची ने कहा, इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाओ। वो जी अम्मी कहता मेरे करीब आया, मेरे माथे पर अपने सर्द हाथ रखे तो मेरे अंदर जलते अंगारों पर जैसे ठंडी फुहार पड़ी। उसने कहा, मैं डॉक्टर को घर पर बुला लेता हूं, इरम को तेज बुखार है, शायद ये मेरे साथ नहीं जा पाएगी। ये कहते साथ ही वो फोन कान से लगाए बाहर चला गया। चची मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, मैं तुम्हारी चची नहीं हूं, तुम्हारी माँ जैसी हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से शाहजेब के लिए तुम्हें ही सोचा था। शाहजेब भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हर वक्त इरम इरम की रट लगाए रखता था। अपने लबों पर मुस्कुराहट से जाकर वो मुझे अपने बेटे की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी और मैं जैसे सुनकर भी नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि उसका कसूर इतनी आसानी से माफ किए जाने के काबिल न था। शादी को एक हफ्ता गुजरा तो सबने रट लगानी शुरू कर दी कि तुम लोग हनीमून पर क्यों नहीं जा रहे। शाहजेब मेरी तरफ खामोशी से देखने लगता। मैं पेचोताप खा कर रह जाती, क्योंकि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। मेरे लिए एक कमरे में उसके साथ सोना किसी आजमाइश से कम नहीं था। हालांकि उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया था, बस बालकनी में बैठा रहता था, फिर आकर सोफे पर सो जाता था। अब वो मुझे देख रहा था कि घर वालों की बातों का क्या जवाब दे। मैंने खामोशी से सर झुका लिया कि ये खुद ही हैंडल कर लेगा। हमारी शादी में
शादी जैसी कोई बात नहीं थी, तो फिर हनीमून का क्या फायदा। लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे चौंका कर रख दिया। कहने लगा, अम्मी हमारा इस हफ्ते प्लान है नारायण कागान एरिया में जाने का। मैंने गुस्से की हालत में उसे देखा तो उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और नजरें झुकाकर नाश्ता करने लगा, जैसे उसे मेरे रवैये से कोई फर्क ना पड़ा हो। अगले हफ्ते तक घर वालों ने ही हमारा सामान पैक करके एक बड़े से अटैची केस में डाल दिया, जैसे हम वहां पता नहीं कितने अरसे रहेंगे। चची ने कहा, ये चीज भी रख लेना, वो चीज भी रख लेना, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है। और मैं तो बस पेचोताप खाकर रह जाती, मगर हमेशा की तरह बेबस थी। और फिर उसकी संगत में मैं मरी के सफर पर निकल गई। हमने इस्लामाबाद के एक अच्छे से होटल में खाना खाया। मैं बिल्कुल खामोशी से खाना खा रही थी। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, मगर वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था, जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं था। और मुझे उसका नॉर्मल अंदाज जहर लग रहा था। मैंने कहा, क्या सोचकर तुम मुझे साथ लाए हो? क्योंकि जिस मकसद के लिए एक शौहर बीवी को हनीमून पर लाता है, वो मकसद तो तुम्हारा कभी पूरा नहीं हो सकता। मैंने एक अज़म से कहा तो वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, फिक्र मत करो, मेरी अकल अब ठिकाने आ चुकी है। जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होगा मैं तुम्हारी जिद का एहतराम करूंगा। मैंने कहा, मेरा गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी तजलील की है, मुझे तोड़ के रख दिया है। वो कहने लगा, इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं। सुना है खूबसूरत मनाजिर देखकर टूटे दिल फिर से जुड़ने लगते हैं, और हड्डियों को चटखा देने वाली ठंड में महबूब के पहलू से चिमटने को दिल करता है। वो खुमार आलूद लहजे में मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। मैंने एकदम से चम्मच पटक दिया और वहां से चलती बनी और जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने दिल में ठान ली थी कि इतनी आसानी से तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने अपनी नाक ऊंची करने की वजह से मेरी इज्जत तार तार करके रख दी। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, और ये कोई इतनी छोटी गलती नहीं थी कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर देती और खुले दिल से उसे कबूल कर लेती। वो मेरे साथ आकर गाड़ी में बैठ गया और हम मरी के लिए निकल पड़े। मरी का मौसम वाकई बहुत ठंडा था। मैंने घर से आते हुए कराची के मौसम के हिसाब से कपड़े पहने थे, मगर यहाँ आकर तो एकदम से मैं थर थर कांपने लगी। गाड़ी से निकलकर होटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में होने वाली बारिश ने मुझे मुकम्मल तौर पर भिगो दिया। शाहजेब ने गाड़ी में से एक गर्म शॉल निकालकर मेरे कंधों पर डाल दी। होटल तक पहुंचते पहुंचते मैं बिल्कुल बर्फ बन चुकी थी, क्योंकि कराची का मौसम काफी ज्यादा गर्म था। यूं एकदम से गर्मी से सर्दी में आने पर जिस्म शायद इस ठंड को कबूल नहीं कर रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और लिहाफ में घुस गई। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। शाहजेब ने खाना रूम में ही ऑर्डर कर लिया था। मेरी हालत के पेश नजर उसने मुझे चिकन सूप मंगवा दिया था, मगर मेरे अंदर इतनी भी सकत नहीं थी कि उठकर बेड ग्राउंड से टेक ही लगा लेती। इसलिए ये मुशक्कत भी उसे उठानी पड़ी, और मैं ना चाहते हुए भी उसकी मोहताज होकर रह गई। उसने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया तो मैंने एकदम उसके हाथ पीछे झटके। मैंने कहा, मैं खुद कर लूंगी, अब जहमत ना करे। उसने अफसोस से सर हिलाया और कुर्सी पर बैठकर मुझे देखने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से चिकन सूप के सिप ले रही थी। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। कहने लगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इस कदर नाजुक है। जरा सा मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने नागवारी से उसे घूरा। बमुश्किल 2-3 चम्मच पीने के बाद मैंने सूप साइड टेबल पर रख दिया। मुझे बेतहाशा नकाहत महसूस हो रही थी। वो उठा और मेरे माथे पर हाथ रखा। कहने लगा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं था? मैंने कहा, मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मगर उसने बैग में से पेन किलर्स निकाल कर दी जो वो अपने साथ लाया था, और पानी का गिलास मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने कहा, मुझे मेडिसिन नहीं खानी। तो वो एकदम सख्त लहजे में बोला, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मेडिसिन खाओ। मैंने कहा, आप जाए यहां से, मुझे नहीं खाने। मगर उसने मेरी थोड़ी से चेहरा पकड़कर ऊपर किया। कहने लगा, मुंह खोलो। मैं अजीब सूरत हाल में फंस चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुंह खोलना पड़ा। उसने मेरे हलक में गोली फेंकी और पानी का गिलास थमाया। मैंने बमुश्किल गोली निगली थी, क्योंकि मुझे बुखार की टैबलेट खाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। उसने अच्छी तरह से मुझे लिहाफ ओढ़ाया, मगर मेरा जिस्म बेतहाशा कांप रहा था।
वो सामने आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया और हाथों में चेहरा रखकर संजीदा नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने सर लिहाफ के अंदर से निकाल कर कहा कि मुझे एक और कंबल चाहिए। मेरे दांत सर्दी की वजह से बज रहे थे। उसने कहा कि कंबल तो और नहीं है, हाँ मगर सर्दी दूर करने का एक दूसरा तरीका है मेरे पास। वो लबों पर शरीर से मुस्कुराहट सजाकर बोला। मैंने कहा क्या तरीका है, क्योंकि मेरी तो जान निकल रही है। वो ये सुनते ही कुर्सी से उठा, मेरे साथ आकर बेड पर लेट गया, मुझे खुद से बेतहाशा करीब कर लिया। एक लम्हे के लिए मेरे बजते दांत साकत पड़ गए, मुझे ठंडे पसीने से आने लगे। उसने कहा देखा, अब तुम्हें पसीना आ रहा है, अभी बुखार उतर जाएगा। वो मेरे सर पर हाथ रखकर सहलाने लगा। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने कहा किसी लड़की की कमजोरी से फायदा उठाने का ये अच्छा तरीका है, तुम तो इस चीज में माहिर हो ना। मगर उसने मेरे तंज को नजरअंदाज कर दिया। कहने लगा शौहर हूं मैं तुम्हारा, क्या मेरा हक नहीं है तुम पर? और इस वक्त तो तुम्हें भी मेरी जरूरत है, वरना तुम सर्दी से कांप कांप के मर जाओगी। क्या तुम्हें ऐसे ही मरने दूं? कहो तो चला जाता हूं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरा सांस मेरे सीने में अटक चुका था, क्योंकि ये एहसास बहुत शदीद था। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। कहने लगा माफ नहीं करोगी मुझे, गलती हो गई यार मुझसे, मगर मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, क्योंकि तुम मेरे निकाह में थे। मुझे लगा था कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर शायद मेरी मर्दाना अना को तस्कीन पहुंचेगी, मगर उस लम्हे के बाद मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका था। वक्ती तौर पर शैतान मुझ पर हावी हुआ था, मगर मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, बचपन से करता हूं। कभी मेरी मोहब्बत से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर उस रात ना जाने मुझ पर क्या जनून सवार हो चुका था। प्लीज माफ कर दो, मेरी सजा कम कर दो, बहुत चल रहा हूं अंदर से। उसने मेरा हाथ नरमी से थामा और अपने सीने पर रख दिया। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मेरी आंखों से आंसू रवा होने लगे। मैंने कहा मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, और आपकी उस मनमानी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। औरत के साथ मर्द का पहला रिश्ता एहतराम का होना चाहिए, उसकी राय का एहतराम। मोहब्बत तो बाद में आती है, इज्जत और कदरदानी सबसे अहम होती है। आप मेरे शौहर हैं, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज, मगर आपसे बस एक इल्तिजा है कि मोहब्बत दे ना दे, मगर प्लीज मुझे इज्जत दें, क्योंकि ये मेरा हक है। ये कहकर मैंने उसके सीने में सर छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे रोने दिया, क्योंकि जब तक ये गुबार दिल से ना हटता तब तक दिल में पैदा होने वाली नाराजगी नहीं मिट सकती थी। उसने कहा वादा करता हूं कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बस ये मेरी पहली और आखिरी गलती माफ कर दो प्लीज। और मैं तो शायद उसे पहले ही माफ कर चुकी थी।